थर्ड स्केड्यूल की आइटम को सेल करते हुए क्या डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर ने सेल टैक्स पे करना है या कोई पेबल नहीं है? अगर कोई पेबल नहीं है तो किस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट करनी है? नोटिफाइड और डिस्काउंटेड सेल टैक्स वैल्यू क्या है? सेल टैक्स रिटर्न में किस तरीके से रिपोर्ट करना है? आज के इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सेल टैक्स का स्केड्यूल्स है, उसके अंदर एक स्केड्यूल है जिसको हम बोलते हैं थर्ड स्केड्यूल, यानी कि जो सेल टैक्स का थर्ड स्केड्यूल है, वो थर्ड स्केड्यूल की बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है कि थर्ड स्केड्यूल के अंदर जो आइटम है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम बोलते हैं MRP प्रोडक्ट्स, मतलब उनकी जो प्राइस है बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड होती है। फॉर एग्जांपल, इसकी अगर एग्जांपल हम लें तो एक प्रोडक्ट है लेट्स से आइसक्रीम। तो उस आइसक्रीम की जो बॉक्स के ऊपर अक्सर आप देखते हैं जो प्राइस प्रिंटेड होती है, तो वहाँ पे लिखा होता है MRP लेट्स से 100। उसके बाद लिखा होता है सेल टैक्स 18% है, और टोटल जो वैल्यू है इंक्लूडिंग सेल टैक्स है वो लिखी होती है 1,18,118 रुपये। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है थर्ड स्केड्यूल का कि किस तरीके से थर्ड स्केड्यूल को क्यों कहा जाता है कि जो भी इसकी प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी जो प्राइस है बॉक्स के ऊपर मेंशन होती है। और ये थर्ड स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम अभी स्टडी करते हैं। तो इसी प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है हम इसको ये कह लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ए है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनाया है एक मैन्युफैक्चरर ने, ऑब्वियसली एक फैक्ट्री में बनेगी और उसके बाद वो मैन्युफैक्चरर आके डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को या रिटेलर को सेल करेगा। तो 3 स्टेप है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। इससे पहले हम वैसे 3-4 लेक्चर देख चुके हैं, बड़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं कि जी हमने थर्ड स्केड्यूल में हमारा जो बेसिकली लिंक करता है 8B के साथ कि हमारी जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं हो रही, हम 100% एडजस्टमेंट नहीं ले रहे। तो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करने लगे हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो जैसे ये जो प्राइस है ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये जो प्राइस है ना 1,118 रुपये, ये बेसिकली वो प्राइस है जिस पे एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलनी है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये किस तरीके से मूव होती है, डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, किस तरीके से हर स्टेप पे मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सप्लाई चेन के अंदर बेसिकली हम 3 जो डिफरेंट तरह की जो बिज़नेस है वो देखेंगे जिनको ये चीज़ें सेल हो रही हैं। एक मैन्युफैक्चरर बनाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर रिटेलर आता है। तो किस तरीके से मूव होके ये जो प्राइस है 118 बनती है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई जो मैन्युफैक्चरर था, ये बात हो रही है मैन्युफैक्चरर की, जो जिसने ये प्रोडक्ट आइसक्रीम बनाई है फैक्ट्री में, तो उसने उसकी लेट्स से जो हम ये कह सकते हैं उनकी जो कॉस्ट है ना इस प्रोडक्ट की, वो फॉर एग्जांपल है 60। उसके बाद इन्होंने अपना प्रॉफिट ऐड किया, जो भी इनका डिज़ायर्ड प्रॉफिट था, लेट्स से इन्होंने प्रॉफिट ऐड कर लिया 40, और फिर इन्होंने कहा जी हमारी जो सेलिंग प्राइस है ना वो बन गई है 100 रुपीज़। ठीक है, ये 100 रुपीज़ हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब इसके ऊपर जो एज पर स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि जो भी थर्ड स्केड्यूल की आइटम है, जैसे ही मैन्युफैक्चरर बनाएगा उसने उसी टाइम पे GST पे कर देना है। तो इन्होंने 100 रुपया विदाउट टैक्स वैल्यू बनाई और इसके ऊपर 18% GST है जो कि 18 रुपये हो गया, और 118 रुपये टोटल इसकी वैल्यू जो बॉक्स के ऊपर आइसक्रीम का जो पैकेट है उसके ऊपर ये प्रिंट हो गई है। और ये याद रखेंगे जो सेल टैक्स है ना 18 रुपये, ये आज ही मैन्युफैक्चरर ने पे करना है, और उसके लिए फार्मूला वही होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। तो इस केस में उसके लिए आउटपुट टैक्स 18 है और फॉर एग्जांपल उसका इनपुट टैक्स बनता है 10, तो 8 वो क्या कर देगा, पे कर देगा। और ये इसने आज ही पे कर दिया है। ये कौन सी वैल्यू है, जो आखिरी वैल्यू है जिस पे कस्टमर ने चीज़ परचेज करनी है, वैट मूड में नहीं है, यानी कि हर जगह पे वैल्यू एडिशन नहीं होगी। ये आज ही हमने पे कर दिया जितने पे कस्टमर ने परचेज करनी है, जो कि 118 रुपये है। अब क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ें तो उसकी हो गई, उसने कर ली, बना ली। अब सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है वो किस तरीके से रिपोर्ट करेगा। सेल टैक्स रिटर्न के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक आएगा थर्ड स्केड्यूल में फिक्स्ड वैल्यू, उसके बाद आता है वैल्यू एक्सक्लूडिंग जो सेल टैक्स है, ये लिखा होगा, और फिर यहाँ पे आएगा सेल टैक्स। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि टोटल जो प्रॉफिट है ना वो है 40। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल है प्रॉफिट 40। तो पहले नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि अपना जो प्रॉफिट है ना वो उसने रख लिया 20। ठीक है, तो इसने इस 40 में से 20 माइनस हो गया, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया जनाब, 80 रुपीज़ की आगे इनवाइस कर दी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो उसकी फिक्स वैल्यू के जो सेल टैक्स रिटर्न के कॉलम में जब जाना है आपने, तो वहाँ पे फिक्स के केस में आप लिखेंगे 100। इस 100 पे सेल टैक्स कैलकुलेट होगा 18 रुपये, जो कि ये वैल्यू बन जाएगी। और आप चीज़ कितने की दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 60 आपकी कॉस्ट थी,
40 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 20 आपने आगे पास ऑन कर दिया है, मतलब 20 का आपने आगे फर्दर उनको प्रॉफिट का शेयर दे दिया है। तो आपके लिए इनडायरेक्टली 60 कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट ये वाला है, तो टोटल आपके लिए जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 80। तो आप यहाँ पे वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स में क्या लिख देंगे 80। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेल है 80 की और कॉस्ट है 60 की, तो नेट इनका प्रॉफिट कितना निकला है 20, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है इस चीज़ को सेल करते हुए कितना कमाएगा 20 रुपये। अब इसी एग्जाम्पल को आप आगे कंटिन्यू कीजिए, हम करते हैं कि यही चीज़ चली जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब चीज़ जाती है, जो आप हम लिख लेते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है वो क्या करेगा, उसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट कितनी होगी। याद रखें इस केस में सप्लाई चेन में जो आप जहाँ से आप चीज़ परचेज कर रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट है, यानी कि सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80, ठीक है। अब उसके पास प्रॉफिट कितना है, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो 100 रुपये की प्रोडक्ट थी, टोटल जो प्रॉफिट था 40 है, यानी कि 100 रुपीज़ की है। 100 में से 20 उसके जो मैन्युफैक्चरर ने ऐड कर लिए, तो इसके लिए कॉस्ट कितनी होगी 80, यानी कि 80 रुपीज़ की इसने परचेज की और सेल इसकी है, लेट से हम ये कहते हैं कि इसने क्या किया 10 रुपये इसने मार्जिन, इसके पास टोटल मार्जिन 100 और 80 के दरमियान डिफरेंस है 20 रुपये का, यानी कि विदाउट टैक्स का टोटल प्रॉफिट 20 रह गया, 20 तो मैन्युफैक्चरर रख लिया। अब इस 20 में से 10 ये खुद रख लेता है, तो ये क्या करता है 90 रुपीज़ की जो सेल कर देता है आगे रिटेलर को, तो यहाँ पे खुद जीपी कितना ले लेता है 10 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि दूसरी जो पार्टी है डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इस प्रॉफिट में से 20 मैन्युफैक्चरर ने रख लिया 40 के टोटल प्रॉफिट में से, और 10 क्या किया डिस्ट्रीब्यूटर ने रख लिया। अब ये सेम वही सिनेरियो है कि यहाँ पे सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू आ रही होनी है फिक्स, यहाँ पे वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेल टैक्स। तो यहाँ पे चूंकि टैक्स पे हो चुका है, अब याद रखिए यही कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा 100 रुपये ही लिखेगा जो कि प्राइस के ऊपर प्रिंटेड है, एमआरपी है। टैक्स कहाँ पे कैलकुलेट होगा 18 पे, और ये वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स कितनी आ जाएगी 90, क्योंकि उनके लिए 80 थी, इनके लिए 90 है। इन्होंने 10 का प्रॉफिट जो इनको 20 का मार्जिन मिला था उसमें से 10 इन्होंने आगे पास ऑन किया, 10 खुद रख लिया। अब फार्मूला वही है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेबल। अब आउटपुट टैक्स कितना है 18, इनपुट टैक्स भी कितना हो जाएगा 18, तो पेबल क्या निकलाएगा निल 0। यहाँ पे आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी है 8B की, जो अगर आपकी एनेबल नहीं है तो उसके ऊपर हम 8B का लेक्शन भी जो लेक्चर है वो भी देख चुके हैं। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे अपने कमिश्नर को, जो भी रेलिवेंट ऑफिसर है उसको फॉरवर्ड करेंगे, उसको ये कहेंगे कि मैं सारी की सारी प्रोडक्ट थर्ड स्केड्यूल की बेच रहा हूँ, तो लिहाजा मेरी जो ऑप्शन है 8B के एनेबल कर दें ताकि मेरा 0 पेबल निकले। याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ने कोई टैक्स पे नहीं करना, यही पॉइंट हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया। क्यों पे नहीं करना, कि जो 18 है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर पे कर चुका है। अब जब टैक्स ऑलरेडी मैक्सिमम पे हो चुका है तो हम क्यों दोबारा पे करें, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब चीज ही 118 की सेल होनी है और 18 पे उस पर टैक्स बनता है, तो मैन्युफैक्चरर ने तो पहली स्टेज पे दे दिया इस स्टेज पे, तो हम क्यों पे करें। तो इस वजह से हमने सिर्फ इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट लेनी है। वो क्यों लेनी है, क्योंकि हम टैक्सीबल सप्लाई परचेज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने रिटर्न भी लाजमी फाइल करनी है, अपनी सेल डिक्लेयर करनी है। अब हम आते हैं रिटेलर के ऊपर। जो तीसरा बंदा है रिटेलर है, जब वो चीज़ें परचेज करता है यहाँ पे आके, तो रिटेलर क्या करेगा उसी तरीके से कि जो जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी आपकी कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी होगी 90। अब बॉक्स के ऊपर प्राइस प्रिंटेड है 100, 18 रुपये सेल टैक्स है, 118 टोटल प्राइस है, तो वो कितने की बेच सकता है, वो 100 रुपये की। तो उसके लिए जो सेल प्राइस क्या निकलाएगी 100 रुपया, तो जीपी इसके लिए क्या आ गया 10 रुपये। अब इसी चीज़ को आप ऊपर लेके आए, अगर ऊपर हम लेके आए तो 40 का टोटल प्रॉफिट है, 20 मैन्युफैक्चरर ने ले लिया, 10 डिस्ट्रीब्यूटर ने ले लिया, और फिर यहाँ पे हम 10 माइनस कर देंगे, ये कौन रख लेगा रिटेलर। तो सबके जो पोर्शन है इक्वली डिवाइड हो गया, जो भी परसेंटेज है, जो भी हम पोर्शन है, ये हमने वैसे डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरर चूंकि ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का इक्वल है, तो ये कोई भी परसेंटेज हो सकती है जो बिजनेस नॉर्म या इंडस्ट्री प्रैक्टिस के मुताबिक है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जी सेल टैक्स जो है ना वो हमने बार बार पे नहीं करना। अब इसी एग्जांपल को हम रिटेलर के केस में लेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी फिक्स्ड, यहाँ पे वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सेल टैक्स।
तो फिक्स में 100 ही आएगी। आप ब्यूटी देखें कि पूरे सिचुएशन में तीनों जगह पे हमने फिक्स वैल्यू 100 ही लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि ये बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड है, फिक्स है, इस वजह से इसको कहा गया सेल टैक्स रिटर्न में फिक्स। और वैल्यू जो सेल टैक्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स 100 हो जाएगी, क्योंकि ये सेल कितने की कर रहा है, 100 रुपीज़ की। अब ये भी पॉसिबल है कि ये 2 या 4 या 5 रुपए आगे पास ऑन कर दे, जो भी कस्टमर है उसको दे दे 5 रुपए, ये पॉसिबल है। ये यहाँ पे 95 कर ले, 5 खुद कमा ले, ये अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके पास 10 का मार्जिन अवेलेबल है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है थर्ड स्केड्यूल के ऊपर के थर्ड स्केड्यूल में जो रिटर्न फाइल करते हुए अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं, फिक्स में क्या लिखना है, नोटिफाइड में क्या लिखना है, सेल टैक्स कैसे कैलकुलेट होना है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। 3 पार्टीज हमने स्टडी की हैं, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कि जब उन्होंने सप्लाई चेन में चीज़ें सेल करनी है तो किस तरीके से मूव करना है, क्यों हमने सेल टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि जो मैक्सिमम बॉक्स के ऊपर प्राइस प्रिंटेड है वो आज ही मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दे दिया है। तो जब मैक्सिमम हमने टैक्स दे दिया तो हम बार बार क्यों चार्ज करें। वैट मूड के अंदर आपने देखा हुआ है कि अगर एक जो पार्टी है वो अगर लेट से 100 रुपये की चीज़ सेल करता है और 18% उसमें जीएसटी है तो 118 टोटल बनेगा। अब ये दूसरी पार्टी क्या करेगी, 20 प्रॉफिट ऐड करेगी, मल्टीप्लाई 18 करेगा, लेट से यहाँ पे 120 बनता है, तो वो आगे टैक्स जो एडिशनल 20 रुपीज़ होंगे उसके ऊपर टैक्स पे करते जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, वैट मोड में, वैल्यू एडेड मोड में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये वैट में नहीं है, ये फिक्स हो गया थर्ड स्केड्यूल के। जो चीज़ मार्केट में सेल होनी है उस पे आप आज ही हमें टैक्स दे दें, बाद में चाहे 5 सप्लाई चेन में 5 बिजनेस हाथों में जाए, एक हाथ में जाए, जितनी मर्जी पार्टीज के पास जाए, हमने टैक्स आपसे आज ही ले लिया है। तो ये बेसिकली प्राइस कंट्रोल करने का एक तरीका है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि छोटी छोटी एफएमसीजी के जो आइटम्स हैं, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, सोप्स है, इस तरीके से और भी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सारी थर्ड जूसेज हैं थर्ड स्केड्यूल में इसलिए इंट्रोड्यूस कीजिए क्योंकि छोटी छोटी आइटम है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो जैसे ही वो निकलेंगी फैक्ट्री से टैक्स ले लिया जाता है। तो ये बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है थर्ड स्केड्यूल का। इसको आप पहले भी हम 4-5 लेक्चर देख चुके हैं इसी तरीके से, लेकिन अभी हमने एक दोबारा डिफरेंट तरीके से स्टडी किया है कि ये क्यों सेल टैक्स फिक्स है, क्यों हमने पे नहीं करना, क्यों डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ने पे नहीं करना। दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि 8B का लेक्चर लाजमी देखें कि किस तरीके से उसको एक्टिव कर रहे हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट थर्ड स्केड्यूल की बेच रहे हैं तो फिर आपने सेल टैक्स पे नहीं करना। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर हैं, यानी कि अदर देन मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने पे करना ही करना है। बाकी सारे अगर आपकी सारी प्रोडक्ट थर्ड स्केड्यूल की हैं या 80% प्रोडक्ट थर्ड स्केड्यूल की हैं तो फिर आपके लिए वो ऑप्शन अवेलेबल होगी 8B की, और आपके लिए 100% एडजस्टमेंट मिलेगी और आपने कोई सेल टैक्स पे नहीं करना क्योंकि मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिव नहीं है और 10% पे कर रहे हैं तो रॉन्गली है, वो ज़्यादा आप जमा करवा रहे हैं, उसको मैनेज करें। अगर आप जॉब पे हैं, बिजनेस पे हैं या टैक्स का काम देख रहे हैं तो इसको मैनेज करें, वो टैक्स आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना तो ज़्यादा पे करना है ना तो कम पे करना है। जो हमारा रूल है, राइट है, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, हमने वही फॉलो करनी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।